मैं जवान हो चुकी थी, मगर माँ मेरी शादी नहीं करती थी। मैं अपनी माँ से बहुत तंग थी, बल्कि माँ तो मुझे घर से बाहर भी ना जाने देती। एक रोज मैं माँ से छुपकर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास अपने लिए दुआ करवाने चली गई। मगर जैसे ही उस बुजुर्ग ने मुझे देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और चीखते हुए कहने लगा, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर आजाब आएगा, जा चली जा। ये कहकर वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर भाग गया। मैं परेशान हो गई। मुझे लगा ये बुजुर्ग पागल है, मगर मैं जैसे घर में दाखिल हुई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम सहरिश है। मैं दुनिया की उन खुशकिस्मत लड़कियों में से एक हूँ जिनके पास पैसा और खूबसूरती जी भर के मौजूद थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी माँ को हमेशा फिक्र ही लगी रहती थी। ना वो मेरी शादी करती थी और ना वो मुझे कहीं आने जाने देती थी। जब भी मैं उनसे ये बात करती कि मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ या फिर बाजार जाना चाहती हूँ, तो वो मुझे मना कर देती और कहती कि तुम्हें नजर लग जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर मायूस हो जाती, क्योंकि मैं काफी अरसे से अपने ही घर में कैदी बनकर बैठी थी। मेरा हर जगह जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। वजह सिर्फ नजर लग जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। बचपन में भी मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर तब मैं हर जगह जा सकती थी। मैं सोचती कि बचपन में तो मुझे कभी नजर नहीं लगी, तो फिर अब नजर क्यों लगेगी। माँ कहती, बचपन की बात कुछ और होती है, अब तुम जवान हो गई हो। मेरे दिन यूं ही घर के काम और उदासी में गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी जिंदगी में रोजमर्रा के रूटीन के अलावा और कोई काम नहीं था। पढ़ाई भी मैंने बहुत साल पहले छोड़ दी थी। उन्हीं दिनों मेरे घर वालों ने मेरे बड़े भाई की शादी तय कर दी, तो घर में रौनक लग गई। वैसे तो एक बहन अपने भाई की शादी पर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मेरी खुशी तो इस वजह से भी ज्यादा थी कि मुझे अपने दोस्तों और बाकी खानदान की लड़कियों से मिलने का मौका मिलेगा और मैं उनसे बहुत सारी बातें भी करूंगी। इसलिए मेरी तो कोई खुशी की इंतहा ना थी। मगर जैसे ही मेहमान हमारे घर में रहने के लिए आने लगे, तो मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि किसी से ज्यादा दोस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें बाहर ले जाने की जिद करें, तो तुमने फौरन से उन्हें मना कर देना है, मुझे जवाब देने की जरूरत ना पड़े। मैं मायूस होकर रह गई, लेकिन खैर फिर भी मैं खुश थी। मेहमान घर आकर रहने लगे, तो मेरे कुछ कजन ने मुझे कहा कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मगर मैंने माँ की बताई गई बात पर अमल करते हुए उन्हें मना कर दिया। पहले दूसरे दिन मना करने के बाद तीसरे दिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने साथ घसीटा। वैसे तो उनकी जबरदस्ती ज्यादा नहीं थी, मगर मैं खुद भी जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ भी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी तो अम्मा को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें शाम को वापस आना है और शादी के मौके पर घर के काम ही इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर बाजार आई। मुझे हर चीज नई और खूबसूरत लग रही थी और मैं बहुत खुश दिली से हर चीज को देखते हुए अपने लिए खरीदारी भी कर रही थी। अभी मुझे बाजार आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने एक जगह पर देखा जहाँ पर लोगों का हजूम लगा हुआ था। ये बात जानने के लिए मैं भी हजूम के करीब पहुंची, तो मुझे पता चला वहां पर एक बूढ़ा फकीर बैठा है और औरतें अपने लिए दुआ करवा रही हैं। मैंने एक औरत से पूछा, यह क्या हो रहा है? तो वो बोली, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसकी दुआ कबूल हो जाती है। मुझे भी बड़ा तजस्सुस हुआ, क्योंकि मैंने माँ से कहा था कि मेरी और भाई की शादी इकट्ठी कर दे, मगर माँ ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया था, जबकि मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। मैंने सोचा कि बुजुर्ग से दुआ करवा लेती हूँ, क्या पता मेरी दुआ भी कबूल हो जाए। मैंने दुआ के लिए बुजुर्ग को कहा, तो मेरा चेहरा देखकर उनकी आंखें लाल हो गई। वो चीखते हुए बोले, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर आजाब आएगा, तू अपने साथ सबको ले जाएगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। आसपास खड़ी औरतें भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने हैरत से उस फकीर बुजुर्ग को देखा और खामोशी के साथ वहां से वापस आ गई। शॉपिंग करने के बाद हम सब लोग घर आ गए, लेकिन जैसे ही मैं घर आई, पूरे घर का मंजर देखकर मेरी तो जान निकल गई। हर तरफ लोग बैठे रो रहे थे,
किसी तरह से भी ये शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी की मौत हो गई हो। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। मैं चाहती थी जब मैं घर वापस आऊं तब तक मेरी माँ वापस ना आए, मगर उन्हें तो पता चल गया कि मैं घर से बाहर गई थी। मुझे काफी शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ बाकी सब कजन भी परेशान हुई और फिर हमें पता चला कि मेरी जवान खाला, जिनका घर हमारी गली में ही था, उनकी मौत हो गई है। जवान मौत का सदमा बहुत बड़ा था। शादी भी कैंसिल हो चुकी थी। सब लोगों ने कहा था कि शादी के अंदर इस तरह का बदशगुन हो जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए शादी तोड़ दी गई। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे कुछ पता ही ना चला। शाम तक पूरा घर खाली हो गया। कुछ देर पहले जहां रौनक लगी थी, अब पूरा घर खामोश होकर रह गया था। फिर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तू मेरी इजाजत के बगैर बाहर क्यों गई थी। मैंने कहा मैं नहीं गई थी, बल्कि मेहमान लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले गए थे। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आज से 10 दिन तक तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ये सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया, लेकिन मैंने गलती की थी तो मुझे उसकी सजा भी मिलकर ही रहनी थी। मेरी माँ किसी तरह भी मेरी सजा में कोई रियायत नहीं करने वाली थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रही। उन 10 दिनों तक मुझे उस फकीर बुजुर्ग की बातें याद आती रही। क्या मेरी काली किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है? ये सोच आते ही मुझे खुद से भी खौफ आने लगा था। मैं 10 दिन तक अपने कमरे में बंद रही, बाहर कदम ही ना निकाल कर देखा। घर वाले मुझे कमरे में ही खाना पीना देकर चले जाया करते थे। जब 10 दिन के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ था। मुझे लगा मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ या फिर ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे। मैं 10 दिन बाद कमरे से बाहर निकली थी। ना कोई मेरा भाई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और ना ही उन्हें मेरे बाहर आने की खुशी हो रही थी, बल्कि मेरे भाइयों ने तो मुझे देखकर मुंह बना लिया था और उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। ये बात मुझे हैरत में मुब्तला कर गई। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई? माना कि घर से बाहर निकलकर मैंने गलती की थी, लेकिन उस गलती की मुझे सजा भी मिल चुकी है। फिर अब तक सब लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? क्या वो शादी में मौत की वजह मुझे समझ रहे हैं? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी माँ मेरे पास आई और एक चादर देकर कहने लगी, अब तुम्हें ये चादर हर वक्त पहनकर रखनी है। मैंने हैरत से अबाया नुमा चादर को देखा। मैंने कहा, माँ, अब तो मैं अपने घर के अंदर ही हूँ और यहाँ कोई गैर मर्द भी नहीं, तो फिर मुझे चादर लेकर रखने की क्या जरूरत है? माँ ने कहा, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जो तुमने करना था वो कर दिया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। माँ का कलेजा इतना सख्त था कि मैं कुछ पल के लिए गूंगी हो गई। मेरी माँ ने कभी मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं की थी। मैंने खामोशी से वो चादर लेकर खुद पर ओढ़ ली। शाम से पहले ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि दोबारा अपने कमरे में वापस चली जाओ। आज के बाद तुमने अपनी जिंदगी में यही रूटीन बना लेनी है। सुबह 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना और शाम होने से पहले ही अपने कमरे में वापस चली जाना है। उनका हुक्म सुनकर मैं दंग रह गई। क्या ये अब भी मुझे उसी गलती की सजा दे रही है? हालांकि मैं तो सजा काट कर आ चुकी हूँ, मगर मैंने फिलहाल अपनी माँ से कोई बहस ना की, क्योंकि मैं जानती थी उस वक्त सभी लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रही। अचानक रात के वक्त हमारे घर में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि मुसलसल ऊंची आवाजें आ रही थी। हमारे घर में कोई भी ज्यादा ऊंची आवाज से बात नहीं करता था। मुझे सबकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इतना अंदाजा लगा सकती थी कि किसी बात पर बहस हो रही है। आखिर वो लोग किस बात पर बहस कर रहे थे, मैं ये भी नहीं जान सकती थी, क्योंकि माँ ने मुझे कमरे से बाहर निकलने से मना किया था। जैसे ही सुबह हुई, मैंने बाहर निकलकर सबसे पूछा। रात को हमारे घर झगड़ा हो रहा था। मैंने आवाज सुनी थी, मगर मेरी बात का इस बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे झटक कर रख दिया और कहा कि तुम्हें अब किसी भी बात से मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो गलती की है उसका नुकसान हम सब भुगतेंगे। दोबारा मुझे इसी बात का ताना दिया गया। इस बार मैंने भी सब्र का घूंट भर लिया, क्योंकि मैं जानती थी गलती मेरी है। मगर ये लोग कैसी भरपाई करने की बात कर रहे थे?
ये मैं भी नहीं समझ पा रही थी। इसलिए पूरा दिन गुजरने के बाद मैं अपने कमरे में गई तो मैंने खुद से अहद कर लिया था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पता लगाकर ही दम लूंगी। आखिर मेरी वजह से ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने घर से सिर्फ बाजार तक जाने की गलती की है, वो भी माँ सिर्फ मुझे इसलिए मना करती थी ताकि मुझे नजर ना लग जाए। नजर लगेगी तो मुझे लगेगी, इसके लिए सारा खानदान मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा था। जैसे ही रात हुई दोबारा मुझे अपने घर से झगड़े की आवाजें आने लगी तो मैं अपने कमरे को खोलकर बाहर निकल आई। वैसे तो मेरे माँ बाप और बाकी सबको यकीन था कि अगर उन्होंने मुझे बोला है कि मैं बंद हो जाऊं तो मैं बंद हो जाऊंगी, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मैं ऐसा ही कर रही थी। लेकिन आज मैं ये यकीन तोड़कर कमरे से बाहर निकल आई ताकि पता लगा सकूं कि आखिर माजरा क्या है। पिलर के पीछे छुपकर मैं हाल में देख रही थी जहां मेरे सारे घर वाले मौजूद थे और उन सब के दरमियान एक आदमी सफेद शलवार कमीज में सर पर पगड़ी रखकर बैठा हुआ था। मेरी माँ का मुंह ऐसे हो रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी, जबकि मेरा बाप सर हाथों में गिराए बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग ज्यादा परेशान क्यों हैं। वो आदमी जो मैंने पहली बार देखा था वो मेरे घर वालों से बदतमीजी कर रहा था, जिस पर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है, मगर मैं इतना जरूर समझ गई थी कि मामला बहुत ज्यादा संगीन है। इसी वजह से ये लोग मुझे कमरे में बंद कर रहे हैं, वरना मेरे घर वालों ने कभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने सोच लिया मैं उस आदमी के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। परेशानी में मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने सोने की कोशिश की तो नींद आ गई। सुबह मेरी नींद खुल गई। चूंकि मेरी माँ ने मुझे बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए मैं उनकी बात ना मानकर बाहर निकल आई। आखिर सुबह सवेरे मुझे कमरे से बाहर ना निकलने का हुक्म क्यों दिया गया था, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा जो घराना 8 बजे से 10 बजे के दरमियान उठता था वो आज सुबह सवेरे ही उठकर बाहर निकला हुआ था और वो आदमी भी उठकर मुंह हाथ धो रहा था। ये मेरे घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी। किचन से भी आवाजें आ रही थी, इसका मतलब था कि नाश्ता बन रहा है। मुझे समझ आ गई थी कि अब खामोशी से एक तरफ खड़ा रहकर तमाशा देखने से कुछ नहीं बनेगा, इसलिए मैंने सबके सामने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरा सबके सामने इस वक्त जाने का फैसला किस कदर गलत साबित होगा। जब मैं उस आदमी के सामने गई और उससे कहा कि आप कौन हैं, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरी आवाज सुनते ही पूरा घराना सख्ते में आ गया। मेरी माँ के हाथ से दूध का बर्तन छूट गया। फिर मैंने अपने सारे घर वालों की तरफ देखा। मैंने कहा कि आप लोग इससे इतना क्यों डर रहे हैं, मैंने कल रात भी आप लोगों को देखा था। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, बदजात, अब तुम्हें अपनी माँ की बातों का मान रखना भी भूल गया है। मैंने कहा था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, मगर तूने हमारे सर में खाक डलवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मेरी माँ की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस आदमी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो कहने लगा, मैं तुम सब लोगों को जेल करवा दूंगा। तुमने इस लड़की को छुपाकर अच्छा नहीं किया। अब इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो पहले ही जानता था कि ये जिंदा है। उसकी ये अजीब सी बातें सुनकर मैंने सारे घर वालों की तरफ देखा तो सब घर वालों ने मुझे लानत मलामत करती नजरों से घूरा था, जैसे कह रहे हो तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे भी कुछ समझ आ गई थी कि बिना पूरी बात जाने मैंने जो कदम उठाया है वो मेरे लिए ही गलत साबित होने वाला है। मुझे जान लेना चाहिए था कि मामला क्या है, फिर उस आदमी के सामने आना चाहिए था, मगर उसकी ऐसी बातों का हकीकत में मतलब क्या था। मेरे सब घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठ गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वो आदमी खूंखार नजरों से मुझे घूर रहा था और मैं सब लोगों से पूछ पूछ कर थक गई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर किसी के मुंह से उफ भी ना निकली। कुछ देर बाद बहुत सी गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुक गई, जिसमें बहुत से लोग जमा थे और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थीं, जिन्हें देखकर मेरे सारे घर वाले डर गए थे।
मैं बहुत चिल्लाई कि मुझे बचा लो, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी किसी ने एक बात भी ना सुनी। सब लोग खामोशी से मुझे जाता हुआ देखने लगे। वो मुझे लेकर चले गए तो मुझे लगा अब तो शायद मेरी मौत पक्की है, क्योंकि उस आदमी की बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे मारकर ही दम लेगा। शायद मेरा शक कुछ गलत भी नहीं था। वो मुझे बहुत बड़ी हवेली ले आए और एक अंधेरे कमरे के अंदर फेंक दिया और कहा कि आज से 2 दिन बाद तुम्हें जान से मार देने पर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी समझ में तो कोई बात ना आई, मगर अपनी मौत का सुनकर मैं खौफ से कांपने लगी। अब मुझे शिद्दत से अपनी माँ और बाकी घर वाले याद आ रहे थे, मगर अब मैं अपनी गलती पर सर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। काश मैं उनकी बात को मानती रहती तो आज मेरा ये हाल ना होता। उस बुजुर्ग ने सही कहा था, मेरी वजह से मेरे घर वाले मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन अब मैं रोने और अल्लाह ताला से मदद मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। रात को उस कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और वो कहने लगी, मनहूस मारी, तू इतने साल तक कहाँ थी? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुझे तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहने की कोशिश की कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के हक में नहीं थी। उसने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। सुबह होते ही मुझे खाना मिला तो मैंने भूखों की तरह खाना खाया, लेकिन इस तरह उन लोगों का दिया हुआ खाना खाना मेरे लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि उस खाने को खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। और फिर उस वक्त मेरी आंख खुली जब सब लोग मुझे मारने के लिए किसी कब्रिस्तान में ले जा रहे थे। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख चीख कर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे लेकर एक कब्रिस्तान में चले गए। कब्रिस्तान के पास घने जंगलों के दरमियान जिस जगह मुझे लाया गया था, वो जगह साफ सुथरी थी, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, वही फकीर बुजुर्ग मौजूद था जो मुझे उस दिन बाजार में मिला था। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों पर मुसीबत आएगी। उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे समझ आ गया कि ये उन सब लोगों की चाल थी। ये बाबा भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। मेरे दिमाग में फतूर भरा था। मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और उस वक्त वहां पर एक चारपाई भी लाई गई जिस पर एक बीमार लड़का पड़ा हुआ था। मैं समझ गई कि ये वही लड़का है जिसकी बीमारी की वजह ये लोग मुझे बता रहे हैं। पता नहीं वो बाबा क्या पढ़ रहा था। और एक तरफ मुझे भी चादर देकर बिठाया गया था। फिर बाबा ने कहा कि जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना, मगर ख्याल रखना कि इस लड़की की चीखें तुम्हारे बेटे के कानों में पड़नी चाहिए। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैं चीखने लगी कि तुम लोग पागल हो, मुझे मारने से ये लड़का कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लड़का मुझे बीमार लगता है, उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, तब ये ठीक होगा। मुझे मारकर तुम लोगों को क्या लगता है ये ठीक हो जाएगा? मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए और कहा कि खबरदार जो अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया। अभी ये झगड़ा चल रहा था कि उसी वक्त वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही वो बाबा भागने लगा, मगर वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम इस लड़की को मारेंगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम हमारे लड़के को ठीक करके ही जाना। लेकिन पुलिस ने उन सबको अपनी हिरासत में ले लिया। तब वहां मौजूद लोगों को पता चला कि ये बाबा इश्तिहारी मुजरिम है जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वहां मेरे माँ बाप और बाकी घर वाले भी आ गए। उन लोगों के आने से मैं समझ गई थी कि पुलिस को उन्हीं लोगों ने बुलाया है। पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले गई। उस लड़के को भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं अपने घर वालों के साथ घर वापस आ गई और घर आने के बाद अपने माँ बाप और बाकी सबसे माफी मांगी। लेकिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब कुछ क्या हो रहा था? उस आदमी को आप लोगों ने तब क्यों ना रोका जब वो मुझे लेकर जा रहे थे?
तो मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ सच बता ही देती, लेकिन मैं किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी जो बिल्कुल सही हो। मगर जैसे जैसे तुम वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई, तो मैंने सोचा कि ऐसे मामलों के बारे में तुम्हें बताकर क्या फायदा। मगर जिस दिन तुम बाजार गई, मुझे उसी वक्त पता चल गया कि उस इंसान को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। इसलिए जब तुम घर वापस आई, पहले तो वो हादसा हो गया। हालांकि वो हादसा कुदरती तौर पर हुआ था, मगर इससे पहले भी मुझे उस इंसान के यहाँ आने की खबर हो गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हें घर कमरे में बंद रहने का बोल दिया था। 10 दिन के अंदर हम उस इंसान को बहला फुसला कर वहां से भेज देंगे। मगर ये नामुमकिन हो गया था, क्योंकि 10 दिन के बाद भी वो यहीं पर मौजूद था। मैंने पूछा, माँ, आखिर ये इंसान है कौन? वो आदमी मेरे और आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? तब मेरी माँ ने बताया कि वो आदमी तुम्हारी दादाजी की दूसरी बीवी की औलाद है, जो पहले हम लोगों के साथ ही रहता था। लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुई, उसी दिन उनके बेटे के साथ एक हादसा पेश आया। उसकी बीवी के हाथों उसका बेटा दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरा था। वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर चले गए, मगर डॉक्टरों ने बोल दिया कि उनका बेटा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। वो एक चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। बाद में उनकी बीवी ने उनके दिमाग में फतूर भर दिया कि इस मनहूस लड़की के पैदा होते ही हमारे बेटे पर मुसीबत आ गई है, इसलिए हमें किसी बाबे से राब्ता करना चाहिए। ये बात सुनते ही सब लोगों का दिमाग खराब हो गया और ये उसी बाबे को उठाकर ले आए। उस बाबे ने आते ही बोला कि तुम लोगों को ठीक लग रहा है, सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ है। जब ये लड़की मरेगी तभी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। बस तब से ये लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़ गए थे। मगर जब खानदान वालों को इस बात का पता चला, तो सारे खानदान वालों ने उन लोगों से बाइकआउट कर दिया और कहा कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाओ। तब ये लोग कहीं और दूर चले गए, मगर कुछ सालों बाद ही वापस आ गए। जब ये लोग वापस आ गए, तो मैंने तुम्हारा हर जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों तक ये झूठी खबर पहुंचा दी थी कि तुम मर गई हो और तुम्हारा बेटा कुदरती तौर पर ठीक नहीं हो रहा। मगर शादी के दरमियान उन्हें तुम्हारे जिंदा होने की खबर मिल गई। तब वो दोबारा घर में वापस आ गए। मगर फिर भी हमने सोचा कि पुलिस के मामले में पड़ने से बेहतर है कि हम सुलह सफाई से उनको भगा दें। 10 दिन तुम्हें कमरे में रखा, मगर फिर भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उसे पता चल गया। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब ये मुसीबत हमेशा के लिए सर से उतर गई। बाज़ औक़ात मुश्किलों का सामना करके ही हम लोग आजाद होते हैं। जब तक हम डरते रहते हैं, तब तक डर हमारे सर पर तलवार की तरह लटकता रहता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ था।